नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में हम आज आपको डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़, मतलब रोगों का वर्गीकरण। जो पादपों में रोग हो रहे हैं उनका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। ये जो क्लास है हमारी पैथोलॉजी की, ये टीजीटी और एजीटीए वाले बच्चों के लिए विशेषकर शेड्यूल कर बनाया गया ये क्लास है। आपका आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, आप लोगों ने पढ़े होंगे कई बार, परंतु आज हम इसको एक अलग तरीके से सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से जानते हुए चलेंगे और हर एक चीज़ का डिस्कशन अपने करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डिजीज का वर्गीकरण जो 4th क्लास हमने पढ़ाई थी, उसी के आगे हम वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। सी टाइप का वर्गीकरण ए बी हम लोगों ने देख लिया था। तीसरे नंबर का जो वर्गीकरण था उसको हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ परपिचुएशन एंड स्प्रेड। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ परपिचुएशन एंड स्प्रेड। ये तो हो गया इंग्लिश। अब इसी का हिंदी में अगर हम लिखें तो स्थायीकरण, स्थायीकरण व फैलने की विधि के अनुसार। मेरे कहने का मतलब है, ये जो हम वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं ये स्थायीकरण, परपिचुएशन एंड स्प्रेड, कि किस प्रकार से रोग का फैलाव होता है। ठीक है, रोग का किस प्रकार से फैलाव होता है बेसिक प्राइमरी स्टेज पर, जो स्थायीकरण होता है, और परपिचुएशन एंड स्प्रेड, स्थायीकरण व फैलने की विधि के अनुसार। जैसे रोग फैलता है तो अगर हम बात करें कि स्थायीकरण व फैलने की विधि के अनुसार, तो बेसिकली हम 3 प्रकार के रोगों पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 आता है हमारा सीडबोर्न डिजीज। सीडबोर्न डिजीज कहने का मतलब ऐसे रोग जो बीज से ही उत्पन्न होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बीज जनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बीज जनित रोग की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो बीज जनित होते हैं? मोस्टली हमें बहुत सारे रोगों के बारे में चर्चा नहीं करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हमको एक एक चीज़ों के बारे में जानना है। तो सीडबोर्न डिजीज कहने का मतलब होता है जो सीड से डिजीज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, इसको हम गेहूं का अनावृत कंडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का अनावृत कंडुआ कहते हैं। ये भी सीडबोर्न होता है। एक और होता है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले मतलब जौ का आवृत कंडुआ रोग। ये गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग होता है, ये जौ का आवृत कंडुआ रोग होता है। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब अगला लेक्चर हमारा आएगा विभिन्न फसलों में लगने वाली बीमारियां। अभी तक हम बेसिक लेक्चर पढ़ रहे थे। जब हम पढ़ लेंगे विभिन्न फसलों में लगने वाली बीमारियां, तो लास्ट में हम एक लेक्चर लेंगे स्पोर पर। जैसे फंगल के स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, हालांकि वो आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी हम उस पर एक लेक्चर लेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। टॉपिक में जरूर नहीं है परंतु क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। कल से हम लोग प्रमुख बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, आस्ट्रेलेगोन्यूडा टेटिसाई, कवर्ड स्मट ऑफ वार्ले। ठीक है, तो कवर्ड स्मट ऑफ वार्ले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आस्ट्रेलागो हार्डेई के नाम से जो फंगस होता है आस्ट्रेलागो हार्डेई पढ़ते हैं। ये बार्ले में होता है, ये व्हीट में होता है। ये दोनों, ये इंटरनली सीडबोर्न होता है, ये एक्सटर्नली सीडबोर्न होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनली सीडबोर्न। इंटरनली सीडबोर्न, आंतरिक बीज जनित, आंतरिक बीज जनित। और इसको बोलते हैं एक्सटर्नली सीडबोर्न।
एक्सटर्नली सीड बोर्न मतलब बाह्य बीज जनित, बाह्य बीज जनित। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य बीज जनित की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं सॉयल बोर्न डिजीज, सॉयल बोर्न डिजीज जिसको हम बोलते हैं मृदा जनित रोग। क्या बोलते हैं, मृदा जनित रोग बोलते हैं। मतलब ऐसे रोग जो मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, मिट्टी के अंदर फंगल, बैक्टीरिया या वायरस का कुछ ना कुछ जो डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है वो रह जाता है, प्रोपोग्यूल्स, स्पोर्स वगैरह, जो सॉइल से, मिट्टी से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, जो सॉइल बोर्न डिजीज की श्रेणी में जिनको हम रखते हैं, जैसे शीथ ब्लाइट ऑफ राइस, शीथ ब्लाइट ऑफ राइस, शीथ ब्लाइट ऑफ राइस, राइजोक्टोनिया सोलेनाई नाम के कवक से लगता है शीथ ब्लाइट ऑफ राइस। उसके बाद विल्ट ऑफ ग्राम एंड पिजन पी, चना और अरहर का जो उकठा रोग होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी उडम या वैरायटी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा, कवक के द्वारा होता है विल्ट ऑफ ग्राम एंड पिजन पी में। और शीथ ब्लाइट ऑफ राइस, ये दोनों रोग कैसे होते हैं, सॉइल बोर्न होते हैं। एक और होता है ओनियन स्मट, ऑनियन स्मट, यूरोसिस्टिस सेप्यूल या यूरोसिस्टिस मैजिका। ठीक है, ये नाम हम लोग देखते हैं। तो यूरोसिस्टिस सेप्यूल ऑनियन स्मट को हम जानते हैं फंगस से लगता है, स्मट फंगस द्वारा होता है। तो ये हमने यहाँ पर सॉइल बोर्न डिजीज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं एयरबोर्न डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो वायु जनित होते हैं, एयरबोर्न डिजीज, जिनको हम बोलते हैं वायु जनित रोग, वायु जनित रोग। एक एक करके हम हर एक गतिविधि पर चर्चा कर लेंगे जिसको हम बोलते हैं वायु जनित रोग। तो एयरबोर्न में हम लोग देखते हैं बेसिकली एयरबोर्न कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक तो हम देखते हैं कि रस्ट ऑफ व्हीट, क्या होता है, रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट की जब बात करते हैं तो व्हीट में बहुत 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं। रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, कल की क्लास में हम लोग व्हीट के डिजीज पढ़ेंगे जब, तो इसको डिटेल से हम चर्चा करेंगे। रस्ट ऑफ व्हीट, उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ या पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एयरबोर्न डिजीज होते हैं। कैसे होते हैं, एयरबोर्न डिजीज होते हैं जो वायु के द्वारा होते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आने वाले भविष्य में आपको ये काम आएंगे। फटाफट से आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, फिर हम बात को बताते हैं आगे की कहानी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है पैथोजन का, उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, रोगजनक के गुणन की विधि के अनुसार, रोगजनक के गुणन की विधि के अनुसार रोगजनक के गुणन की विधि के अनुसार जो रोगजनक हैं वो अपनी साइकिल को कैसे कैसे पूर्ण करते हैं, उनका गुणन कैसे होता है, ये अपने को ध्यान देना है। तो रोगजनक के गुणन के अनुसार अगर हम बात करें
तो बेसिकली दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। एक के बारे में हम बात करते हैं मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक या इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं एक चक्रीय। एक चक्रीय, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक या कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं बहुचक्रीय। ठीक है, बहुचक्रीय। तो मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होते हैं? मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज, ठीक है। तो एक चक्रीय जो रोग होते हैं और बहुचक्रीय जो रोग होते हैं, इनमें क्या होता है जरा चर्चा करते हैं। मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज, यहाँ तक हम बात करते हैं। तो मोनोसाइक्लिक या सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि इस रोग में जो रोगाणु होते हैं, इस रोग में जो रोगाणु होते हैं वो एक सीजन में एक ही चक्र पूरा करते हैं। क्या करते हैं? एक सीजन में एक ही चक्र को पूरा करते हैं, उनको हम एक चक्रीय रोग बोलते हैं। एक मौसम में रोगाणु का केवल एक ही चक्र पूरा होता है। तो लिख सकते हैं एक मौसम में रोगाणु का मात्र एक ही चक्र पूर्ण हो, एक ही चक्र पूरा हो। ठीक है, एक मौसम में रोगाणु का मात्र एक ही चक्र पूरा हो, उसे हम मोनोसाइक्लिक रोग बोलते हैं। ये जो कवक होता है, ये मौसम के अंत में बीजाणु पैदा करता है, जो अगले वर्ष के लिए प्राथमिक और प्राइमरी एनाकुलम का कार्य करें, जो प्राथमिक रोग कारक का कार्य करें। ये मौसम के अंत में अपने बीजाणु पैदा करते हैं। ठीक है, कौन? मोनोसाइक्लिक या एक चक्री। तो एक मौसम में रोगाणु का मात्र एक ही चक्र पूरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मोनोसाइक्लिक डिजीज की बात करें तो कौन कौन से होंगे? लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट और कर्नाल वंट ऑफ वीट, जिसको गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं, कर्नाल वंट ऑफ वीट। अब ये एक चक्र क्या होता है सर? रोगाणु का एक चक्र ही एक मौसम में पूर्ण हो रहा है। तो एक चक्र का मतलब क्या होता है, जरा हम देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक चक्र को समझाते हैं कि एक मौसम में रोगाणु का मात्र एक ही चक्र पूरा हो तो उसको हम मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। इधर की बात करते हैं, एक मौसम में रोगाणु के कई चक्र पूर्ण हो जाते हैं। कई चक्र पूर्ण हो जाते हैं तो उसे पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, क्या बात कर सकते हैं? ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, कहने का मतलब रस्ट डिजीज ऑफ वीट जो होता है वो पॉलीसाइक्लिक होता है। एक मौसम में जब कभी ये गेहूं पर लगता है और उसी मौसम में एक से अधिक चक्र को कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। अब हम चक्र की बात करेंगे कि चक्र साहब क्या होता है। पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम चक्र की बात करते हैं। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा।
चलिए देखते हैं। अब हमने देखा कि चक्र क्या होता है, चक्र के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं चक्र क्या होता है, तो एक कोई प्लांट है, तो प्लांट के पास एनाकुलम होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे पहले एनाकुलम होता है, फैलता है कोई चीज़। तो हम मान लेते हैं कोई चीज़ एनाकुलम हो रहा है किसी भी फंगस का, ठीक है। ये फंगस एनाकुलम हुआ, फिर ये आया, इन्वेजन हुआ, ये प्लांट के पास आकर देखा, ये भटका कहीं ना कहीं प्लांट के आसपास, इन्वेजन किया, इधर उधर देखा कि हमारे खाने पीने की अच्छी जगह है। फिर ये इन्वेजन करने के बाद देखा तो प्लांट के अंदर ये पेनिट्रेट कर गया, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन किया इसने, और जब पेनिट्रेशन किया तो ये न्यूट्रिएंट अपटेक किया। क्या किया? न्यूट्रिएंट अपटेक। जब ये न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा तो ये क्या देगा? इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। और जब इन्फेक्शन होगा तो प्लांट के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? प्लांट के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। इसी को डिजीज़ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिजीज़ भी बोल देते हैं। डिजीज़ होने के बाद अब प्लांट्स में डिजीज हो गया, अब जो भी फंगस था, बैक्टीरिया था, वायरस था, जो भी था, वो क्या करेगा? अब यहीं पर अपना रिप्रोडक्शन करेगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहीं पर रिप्रोडक्शन करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि फंगस रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करेगा कौन? पैथोजन। जो भी पैथोजन होगा अपनी पीढ़ी यहाँ पर बढ़ाएगा, और रिप्रोडक्शन के बाद यहीं पर जगह पर वो क्या करेगा? एक अपने सरवाइव करेगा। क्या करेगा? सरवाइव करेगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद वो फैलाव करेगा, स्प्रेड होगा, इधर उधर फैलाव होगा, फिर वो सरवाइव करेगा। तो स्प्रेड होगा वो फंगस कहीं ना कहीं, उसके बाद वो क्या होगा? सर्वाइवल करेगा कहीं ना कहीं। क्या करेगा? सर्वाइवल ऑफ पैथोजन। अब ये सर्वाइवल ऑफ पैथोजन हो गया। जब सर्वाइव कर जाएगा फिर अगले प्लांट के पास वो प्राइमरी एनाकुलम का कार्य करने लगेगा। तो एनाकुलम क्या होता है? किसी भी फंगस का जो इन्फेक्शन करने से पहले प्राइमरी रूप में स्टेज होती है एनाकुलम। कोई भी फंगस होता है, कोई भी वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, जब कहीं फैलता है इधर से उधर तो वो पहले एनाकुलम होता है, फिर इन्वेजन देखता है इधर उधर, फिर पेनिट्रेशन होता है, फिर न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, तब इन्फेक्शन दिखता है। उसके बाद सिम्टम हमें पता चलते हैं कि कौन से हैं। फिर आपका रिप्रोडक्शन, वो फंगस बैक्टीरिया जो भी होगा अपनी पीढ़ी को फैलाएगा, फिर सर्वाइव करेगा। इसी को बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। अगर ये साइकिल एक मौसम में एक ही हो रही है तब उसे मोनोसाइक्लिक बोलेंगे। अगर ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर प्राइमरी एनाकुलम था, यहीं पर ये कंप्लीट होने के बाद फिर इसका सेकेंडरी एनाकुलम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर आ गया ये, अब यहीं से ये सेकेंडरी एनाकुलम इसका जब होता है, सेकेंडरी एनाकुलम से फिर ये फैलता है, ठीक है। ये मान लो ये सेकेंडरी एनाकुलम होता है, ये सेकेंडरी एनाकुलम मान लेते हैं, सेकेंडरी एनाकुलम। फिर ये फैलता है, फिर ये डिजीज करता रहता है, तो ये डाईसाइक्लिक हो गया, मतलब एक से अधिक साइकिल हो गई। तो ये जो साइकिल चलता है, अगर ये एक ही साइकिल कंप्लीट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसे मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। अगर ये 2-3 साइकिलें हो जाती हैं एक ही मौसम में तो उसे पॉलीसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग देख चुके हैं साइकिल क्या होती है, डिजीज में कैसे क्या वो साइकिल कंप्लीट होती है। अगला हम लोग देखते हैं टाइप अकॉर्डिंग टू मेजर कॉजल एजेंट। डिजीज का टाइप है अकॉर्डिंग टू मेजर कॉजल एजेंट। अकॉर्डिंग टू मेजर कॉजल एजेंट, प्रमुख रोग कारकों के अनुसार। प्रमुख रोग कारकों के अनुसार। प्रमुख रोग कारकों के अनुसार हम रोगों को किस प्रकार से देखते हैं, तो जरा देखते हैं। प्रमुख रोग कारकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेजर कॉजल एजेंट।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मेजर कॉजल एजेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं। एक तो निकल कर आता है हमारे सामने इन्फेक्टियस डिजीज, जिसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, ठीक है। दूसरा आता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, असंक्रामक रोग। ठीक है। अब ये इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है। सबसे पहले इन्फेक्टियस डिजीज की जब हम बात करते हैं तो लिखेंगे बायोटिक पैथोजन द्वारा होता है। बायोटिक मतलब बायोटिक या लिविंग पैथोजन द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा होता है आपका, इन्फेक्टियस। कैसा होता है, बायोटिक या लिविंग पैथोजन द्वारा उत्पन्न रोग होता है। दूसरा इसमें पॉइंट, यह रोग एक पादप से दूसरे पादप में, एक पादप से दूसरे पादप में फैलता है। कहने का मतलब है कि इन्फेक्टियस मतलब संक्रामक रोग, ऐसा रोग जो एक पौधे से दूसरे पौधे में फैले, जो बायोटिक या लिविंग पैथोजन के द्वारा रोग हो, उसको हम इन्फेक्टियस डिजीज या संक्रामक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज या संक्रामक रोग बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने इस पर चर्चा कर ली कि इन्फेक्टियस डिजीज या संक्रामक रोग क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इन्फेक्टियस की। क्या बात करते हैं, नॉन इन्फेक्टियस की। तो सबसे पहली नॉन इन्फेक्टियस में घटना जानते हैं कि यह रोग एबायोटिक पैथोजन द्वारा होता है। यह रोग एबायोटिक या नॉन लिविंग पैथोजन द्वारा होता है। पैथोजन द्वारा होता है मतलब यह रोग कैसा होता है, नॉन लिविंग पैथोजन द्वारा होता है। जो अजीवित कारक होते हैं उनके द्वारा ये रोग होते हैं। तो यह रोग एक पादप से दूसरे पादप में नहीं फैलता है। यह रोग एक पादप से दूसरे पादप में नहीं फैलता है। दूसरे पादप में नहीं फैलता है। तो आप समझ में आ गया कि जो रोग एक पादप से दूसरे पादप में नहीं फैलेंगे उनको असंक्रामक या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज बोलेंगे। जो एबायोटिक या नॉन लिविंग पैथोजन के द्वारा रोग होंगे, ऐसे रोग जो एक पादप से दूसरे पादप में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो बायोटिक या लिविंग पैथोजन द्वारा रोग होंगे, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कोरोना एक वायरस था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। तो क्या था, एक वायरस के द्वारा हो रहा था, जो मीजोबायोटिक पैथोजन के द्वारा होता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जो फंगल के द्वारा होते हैं डिजीज, वो होते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, एल्गल डिजीज जो एल्गी से होते हैं,
वायरल डिजीज जो वायरस से होते हैं, निमेटोड डिजीज जो निमेटोड के द्वारा होते हैं, जो निमेटोड के द्वारा होते हैं। तो जो फंगल के द्वारा होंगे, बैक्टीरिया के द्वारा होंगे, निमेटोड के द्वारा होंगे, वायरस के द्वारा होंगे, एल्गी के द्वारा होंगे, जैसे रेड रस्ट ऑफ मैंगो टी वगैरह। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, एक स्थान से, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाते हैं। तो फंगस के द्वारा कोई रोग होगा वो संक्रामक होगा, जीवाणु के द्वारा होगा वो संक्रामक होगा, एल्गी के द्वारा जो रोग होगा वो संक्रामक होगा, वायरस के द्वारा होगा वो संक्रामक होगा, निमेटोड होगा, निमेटोड के द्वारा जो रोग होंगे वो संक्रामक होंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि इन्फेक्टियस डिजीज की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे। अब नॉन इन्फेक्टियस की जब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखते हैं तापमान की कमी या अधिकता से उत्पन्न विकार। अब मान लो तापमान की कमी या अधिकता से किसी प्लांट में विकार उत्पन्न हुआ है, तो वो उसी पौधे में रहेगा, दूसरे पौधे में नहीं जाएगा अगर उस पौधे को प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो अगर एक जैसा फसल है और एक जैसा तापमान चाहिए है तब तो वो हर पौधे में होगा, परंतु एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा पोषक तत्व की कमी पोषक तत्व की कमी व अधिकता से उत्पन्न विकार, व अधिकता से उत्पन्न विकार। ठीक है, जो पोषक तत्व मान लो किसी प्लांट में कम है तो उसी में वो विकार रहेगा, दूसरे पौधे में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रदूषण से उत्पन्न विकार, उसके साथ साथ रसायनों की अधिकता से उत्पन्न विकार, रसायनों की अधिकता से उत्पन्न विकार, अधिकता से उत्पन्न विकार। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये नॉन इन्फेक्टियस डिसऑर्डर हैं या डिजीज हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट से नहीं फैलेंगे, और ये एबायोटिक या नॉन लिविंग पैथोजन के द्वारा रोग हो रहे हैं। ठीक है, आप इनको फटाफट से लिख लीजिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रकार पर। तो अकॉर्डिंग टू अकरेंस, अकॉर्डिंग टू अकरेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकरेंस मतलब घटना के अनुसार। घटना के अनुसार डिजीज जब होते हैं तो घटनाएं होती हैं। जैसे कोरोना आया तो एक महामारी की घटना हुई, तो घटना के अनुसार। तो सबसे पहला हम बात करते हैं डिजीज घटना के अनुसार के अकॉर्डिंग, इंडेमिक डिजीज। क्या बात करते हैं, इंडेमिक, इंडेमिक डिजीज। यहाँ से आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन बनते होंगे। ठीक है, इंडेमिक को हम बोलते हैं स्थानीय रोग। क्या बोलते हैं, स्थानीय रोग बोलते हैं इसको। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपका छपेगा, और मान के चलना कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, अच्छे से नहीं समझे होंगे, तो ये वाले टर्म ही आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक, आप ये टर्म समझते रह जाओगे, गोलमेल जिंदगी हो जाएगी, परंतु टर्म समझ में नहीं आएगा। परंतु हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हम आपको जीवंत तरीके से समझा सकूं, हर एक चीज़ आप जान सको। तो इंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, मतलब एक छोटी जगह पर आएंगे। तो पहला पॉइंट इनमें बनता है, यह रोग सीमित क्षेत्र में फैलते हैं। यह रोग प्रिवेलेंट, यह रोग सीमित
क्षेत्र में फैलते हैं। ठीक है, यह रोग सीमित क्षेत्र में फैलते हैं। दूसरा, यह बीमारी हर साल दिखाई पड़ती है और हर साल दिखाई पड़ने का कारण क्या है? क्योंकि इनके होस्ट का जीवित रह जाना, तो यह बीमारी हर साल दिखाई पड़ती है। ठीक है। तीसरा, यह रोग मॉडरेट टू सीवियर, ध्यान देना थोड़ा, यहीं से क्वेश्चन आता है। यह रोग मॉडरेट टू सीवियर रूप में फैलते हैं। पहले ये मॉडरेट रूप में फैलेंगे, फिर धीरे धीरे ये सीवियर फॉर्म की ओर जाएंगे। शुरुआत में उतने खतरनाक नहीं होते हैं। तो यही आता है कि एंडेमिक डिजीज के केस में सही कथन सीवियर फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यह बीमारी हर साल दिखाई पड़ेगी और सीमित क्षेत्र में दिखाई पड़ेगी। इस रोग से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इस बीमारी से भारी नुकसान नहीं होता है। भारी नुकसान नहीं होता है। ठीक है। अब ये 4 पॉइंट हमने देखा। ठीक है, 4 पॉइंट ही आपके जीवन में काम आएंगे इस रोग के संबंध में। अब हम बात करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एंडेमिक डिजीज के केस में हम किनको किनको जानेंगे। तो सबसे पहला, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अगेती झुलसा किसके कारण होता है? आलू का अगेती झुलसा फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है? फंगस के कारण। फंगस का नाम क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई नाम के फंगस से होता है। अब ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंडेमिक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ के लिए एंडेमिक है? तो ध्यान देना, ये हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए ये एंडेमिक है। ये हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है मोस्टली अर्ली ब्लाइट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए एंडेमिक है। दूसरा हम देखते हैं, क्लबराट ऑफ क्रूसीफर। ये किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। और उस फंगस का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी। प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी। प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहीं पर एक आता है ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो। ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो, आलू का काला मस्सा रोग। ठीक है, ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो। तो ये क्लबराट ऑफ क्रूसीफर, ये मोस्टली नीलगिरी के हिल्स में आपको देखने को मिलेगा। किसको? नीलगिरी के हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी हिल्स। और ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो जो होता है वो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होता है। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। और ये आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा। ये दार्जिलिंग के लिए एंडेमिक है। दार्जिलिंग के लिए। ठीक है, तो दार्जिलिंग हिल्स के लिए ये ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो, आलू का काला मस्सा रोग, क्लबराट ऑफ क्रूसीफर ये नीलगिरी हिल्स के लिए, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये
आपका हिमाचल प्रदेश के लिए एंडेमिक डिजीज है। तो एंडेमिक आप समझ गए, सीमित क्षेत्र में आता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होगा, ये पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आएगा, हर साल दिखाई पड़ेगा, मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में होगा और बहुत ज़्यादा भारी नुकसान नहीं होता है। तो आप एक बार इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक डिजीज। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वी नंबर, एपिडेमिक, और एपिफाइटोटिक। एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक डिजीज, जिसको हम महामारी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामारी रोग। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं ये इस रोग की कहानी क्या है। यह रोग बड़े क्षेत्र पर दिखाई पड़ता है। यह बीमारी बड़े क्षेत्र पर दिखाई पड़ती है, फैली हुई दिखाई पड़ती है। और यह बीमारी समय समय पर आती रहती है। यह रोग समय समय पर दिखाई देता है। एक पीरियोडिकली टाइम पीरियड पर समय समय पर दिखाई देता है। इस रोग से भारी नुकसान होता है। इस रोग से भारी नुकसान होता है। भारी नुकसान होता है। कैसा नुकसान होता है? भारी नुकसान होता है। और यह रोग सीवियर फॉर्म में फैलता है। यह रोग सीवियर फॉर्म में फैलता है। सीवियर फॉर्म में फैलता है। शुद्ध हिंदी में पैथोलॉजी का कंटेंट इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर की तरह होती है। और हम आपके लिए एपिडेमिक या एपिफाइटिक डिजीज के बारे में पूरा हिंदी में विस्तार पूर्वक बता दिए। जो इंग्लिश टर्म है वो भी हम बता देते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे चर्चा कर लेते हैं कि इस रोग में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहली बात, हम एग्जाम्पल पे अगर हम चर्चा करेंगे तो आता है रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, गन्ने का लाल सड़न, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, पहला डिजीज हो गया। दूसरा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तीसरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। चौथा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। और ब्लास्ट ऑफ पैडी, ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी, जिसको रिचमैन डिजीज भी बोलते हैं। ये सारे के सारे डिजीज होते हैं फंगस के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? ये फंगस के द्वारा होते हैं। ये सब फंगस से होते हैं। ये सब फंगस से होते हैं। ठीक है। अब इन फंगस का नाम क्या होता है जरा ध्यान देते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम
फाल्केटम, ये फंगस का नाम होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। उसके बाद आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, प्लाज्मोफोरा विटिकोला, प्लाज्मोफोरा विटिकोला। और लास्ट में बचता है ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी, जिसको बोलते हैं पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी। ये तो हो गया एपिडेमिक या एपिफाइटोटिक डिजीज। अब एपिडेमिक क्या मतलब होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है जो डिजीज ह्यूमन या एनिमल में होता है उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। ह्यूमन या एनिमल में जो डिजीज होगा उसको एपिडेमिक बोलेंगे, और जो प्लांट्स में डिजीज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एपिफाइटोटिक बोलेंगे। दोनों का नाम एक ही है। जब यही महामारी ह्यूमन या एनिमल के केस में देखने को मिलेगी तो उसको हम एपिडेमिक बोलेंगे। जब यही महामारी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी, कोई रोग प्लांट्स के अंदर महामारी का रूप ले लिया है तो उसको एपिफाइटोटिक बोलेंगे। कोई रोग जो ह्यूमन या एनिमल के केस में महामारी का रूप लिया है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एपिडेमिक के बारे में सारी चीज़ों को हम लोग जान चुके। अब आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको स्पोरेडिक डिजीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसके बारे में? स्पोरेडिक डिजीज के बारे में। आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर यानी कि सी नंबर, स्पोरेडिक डिजीज। इसी में सी नंबर देखते हैं, स्पोरेडिक डिजीज। ठीक है, क्या देखते हैं? स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं छुटपुट, छुटपुट बीमारी। मतलब ये छुटपुट एरिया में छुटपुट तरीके से बीमारी लगती है, इसलिए इसको हम छुटपुट बीमारी कहते हैं। तो लिखेंगे यह रोग या बीमारी अनियमित अंतराल पर दिखाई देती है। ठीक है, यह रोग या बीमारी अनियमित अंतराल पर दिखाई देती है। अनियमित अंतराल पर दिखाई देती है। अनियमित अंतराल पर दिखाई देती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, यह बीमारी महामारी की अपेक्षा कम नुकसानदायक होती है। यह बीमारी एपिडेमिक की अपेक्षा, एपिडेमिक डिजीज की अपेक्षा, एपिडेमिक डिजीज की अपेक्षा कम नुकसानदायक होती है। कम नुकसानदायक होती है। कैसी होती है? एपिडेमिक डिजीज की अपेक्षा कम नुकसानदायक होती है। ठीक है, स्पोरेडिक बीमारी। अब इसमें देखते हैं कि यह रोग अनियमित अंतराल, इंटरवल, पीरियोडिक इंटरवल पर दिखाई पड़ती है। अनियमित अंतराल मतलब कभी दिख गई कभी नहीं दिखी, और एपिडेमिक की अपेक्षा कम नुकसानदायक होती है, परंतु एंडेमिक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल पे हम गौर करते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो, फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन,
फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन। उसके बाद आपका आता है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। देन उसके बाद आता है आपका ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम। ठीक है, ये डिजीज होते हैं। अब ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। फ्यूजेरियम बिल्ट ऑफ कॉटन, ये भी किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी किसकी वजह से होता है? ये फंगस की वजह से होता है। और ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम, ये भी किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। अब ये सब डिजीज फंगस की वजह से होते हैं, तो इन फंगस का नाम क्या होता है? जैसे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो की बात करेंगे तो ओडियम मैंगीफेरी, ओडियम मैंगीफेरी से ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज लगता है। फ्यूजेरियम बिल्ट ऑफ कॉटन किससे लगता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फार्मा स्पीसीज वैसिनफेक्टम, वैसिनफेक्टम, ये फार्मा स्पीसीज वैसिनफेक्टम के वजह से फ्यूजेरियम बिल्ट कॉटन में होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट आस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसाई, न्यूडाट्रिटिसाई, आस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसाई। उसके बाद ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम स्पोरीसोरियम, स्पोरीसोरियम सोरघी, स्पोरीसोरियम सोरघी की वजह से ये होता है। यहाँ तक हमने स्पोरेडिक बीमारी के बारे में चर्चा कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे आपको लास्ट पेंडेमिक डिजीज। क्या बात करेंगे? पेंडेमिक डिजीज के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं चौथे नंबर का पेंडेमिक डिजीज, जो लास्ट है आज के टॉपिक का। और कल से हम प्लांट्स के अंदर कौन कौन से डिजीज होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। पेंडेमिक डिजीज, जिसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी महामारी रोग, सर्वव्यापी महामारी रोग, पेंडेमिक डिजीज। सर्वव्यापी मतलब हर जगह ये व्याप्त होने वाले रोग, छोटे छोटी जगह से लेकर बड़े बड़े पूरे विशाल विश्व महाद्वीप उपमहाद्वीप हर जगह दिखाई पड़ते हैं। तो लिखेंगे यह रोग महाद्वीप उपमहाद्वीप व संपूर्ण विश्व में फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं, फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं, फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा बात, यह रोग पीरियोडिक इंटरवल, ठीक है, यह रोग पीरियोडिक इंटरवल मतलब आवधिक अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। रोग पीरियोडिक इंटरवल पर दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, आवधिक अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। इन रोगों से भारी नुकसान होता है, इन रोगों से भारी नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है, नुकसान होता है। ध्यान देना,
जो पेंडेमिक बीमारी है कहीं कहीं ये एंडेमिक बन के रह जाती है, कहीं कहीं ये एपिडेमिक बन के रह जाती है। ठीक है, इसलिए पेंडेमिक बीमारी भी मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में फैलती है। कहीं कहीं पर ये एंडेमिक ही रहती है, जैसे ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो एक दार्जिलिंग में बहुत विशाल मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, बहुत भारी मात्रा में। ठीक है, तो उसको हम दार्जिलिंग के केस में एंडेमिक है, वो एक पेंडेमिक का भी रूप ले सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक चीन के वुहान शहर से पैदा हुआ था, तो ये एंडेमिक डिजीज था, बाद में उसने वर्ल्ड वाइड नेचर पकड़ लिया तो वो पेंडेमिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही यह रोग मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में फैलता है, सीवियर फॉर्म में फैलता है। ठीक है, तो ये तो हो गए पेंडेमिक डिजीज के आपके पॉइंट्स। अब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल पर जब हम चर्चा करेंगे तो वंची टॉप ऑफ बनाना, वंची टॉप ऑफ बनाना ये वायरस के द्वारा होता है, इसको एफिड फैलाता है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा नाम का एफिड होता है। सिट्रस ट्रिस्ट्रेजा, उसके बाद आपका आ जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो एपिडेमिक भी होता है। ठीक है, ये डिजीज आपके पेंडेमिक रोग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बंची टॉप के केस में क्वेश्चन आता है और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के केस में आता है। तो आज का अपना जो ये क्लास है प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 5, हमने बेसिक जो प्लांट पैथोलॉजी है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। जो बेसिक से क्वेश्चन आने वाले थे यहाँ तक हमने आपकी चर्चा कर ली। अब कल से हम पढ़ाएंगे कि विभिन्न क्रॉप्स में लगने वाले डिजीज़, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, इनमें इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ लग रहे हैं उनके बारे में बहुत शॉर्ट वे में हम आपको बताएंगे, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर के भी डिजीज़ बताएंगे। हालांकि इसको पढ़ाना नहीं पड़ेगा अब हमें, क्योंकि हम एग्रोनॉमी में जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी डिजीज़ पढ़ाते हैं। फिर भी हम आपको इसमें क्लासेस देंगे ताकि आपको थोड़ा इम्प्रूव यहाँ पर दिखे, ताकि जो डीप क्वेश्चन अगर पहुँच जाए तो वहाँ तक आप कर ले जाओ। ठीक है, बाकी हम न्यूमेरिकल की क्लास जब एंटोमोलॉजी पढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल की क्लास शेड्यूल कर लेंगे, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के रसायन से संबंधित न्यूमेरिकल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक बार नेक्स्ट पार्ट के रूप में। और सभी बच्चे टीजीटी पीजीटी वाले और टीए वाले धैर्यपूर्वक बनाकर अपने स्थायी दिमाग को रख कर तैयारी करें, ताकि आपकी सफलता के लिए हम तत्पर हैं। ठीक है, धन्यवाद।